हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग इस लेसन में बात करेंगे, इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन जुडिशरी के बारे में। सबसे पहले ये समझेंगे कि इंडियन जुडिशरी किस प्रकार इंडिपेंडेंट है, किस प्रकार वो स्वतंत्र है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव से। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जुडिशरी, इंडियन जुडिशरी में कितना ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंसी को लेकर हमेशा चर्चा में रहता है, कितनी पारदर्शिता है उसकी अपॉइंटमेंट में, उसके पोस्टिंग में और फिर उसके ट्रांसफ़र में कितनी ज़्यादा इसमें पारदर्शिता है और उस पर हमेशा सवाल उठाए जाते हैं। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम लोग सीधे बात करेंगे कि उसकी ट्रांसपेरेंसी में किस प्रकार की बाधाएं हैं और फिर हम लोग बात करेंगे कि कॉलेजियम जो है किस प्रकार ट्रांसपेरेंसी के लिए नए जो है कुछ अपना जो है कुछ स्टेप उठाया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इतनी सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस लेसन में बात करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंडियन जुडिशरी में कि इंडियन जुडिशरी यहाँ की जो न्यायपालिका है, भारत की न्यायपालिका किस प्रकार अपने कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव से, विधायिका और कार्यपालिका से किस प्रकार ये इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। तो सबसे पहले देखिए कि मोड ऑफ अपॉइंटमेंट, जो भी सुप्रीम कोर्ट का जजेज या फिर सुप्रीम कोर्ट के जो या फिर हायर कोर्ट के जो जज होता है उनका जो अपॉइंटमेंट होता है उसमें लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का यानी न्यायपालिका और विधायिका का इसमें रोल नहीं होता है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। दूसरा देखें कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के जजेज चुने जाते हैं उनका जो पीरियड होता है वो फिक्स होता है, उसको कोई कम नहीं कर सकता है। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा हो गया कि उनका जो सर्विस कंडीशन है वो फिक्स होता है, मतलब उनका जो सैलरी मिलता है या फिर उनकी जो सुविधाएं मिलती है, जो हाउस अलाउंस या फिर अलग अलग टाइप की जो अलाउंस मिलती है वो किसी भी कार्यकाल में उसको हटाया नहीं जा सकता है, घटा कम नहीं किया सकता है। चौथा हो गया कि इनका जो जितना खर्च होता है जुडिशरी पे वो सारे जो है कंसोलिडेटेड फंड से ही उस पर खर्च किया जाता है। तो इस पर किसी का इसमें दबाव नहीं रहता है, मतलब पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होकर काम करती है इंडियन जुडिशरी। पांचवा देखेंगे कि कंडक्ट ऑफ जजेज, जो भी जजेज कुछ डिसीजन फैसला सुनाते हैं उसको पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं किया जा सकता है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक तरह से बता रहा है कि कैसे इंडियन जुडिशरी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव से बिल्कुल स्वतंत्र है। छठा में देखेंगे सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका से बिल्कुल ही इसको अलग रखा गया है। तो ये भी हो गया हमारा इंडिपेंडेंस। फिर हो गया पावर टू पनिश ऑन कंटेम्प्ट, अगर किसी चीज़ का उल्लंघन करता है, अगर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का अवमानना करता है तो उसको अधिकार है कि उसको वो पनिश करे, उसको सजा दे। तो ये सारे जो कुछ फीचर्स है ये बताता है कि हमारा इंडियन जुडिशरी जो है, भारतीय न्यायपालिका कितना स्वतंत्र है। पहला अपॉइंटमेंट जो होता है, इसका जो मोड ऑफ अपॉइंटमेंट है, किस प्रकार अपॉइंटमेंट होता है, इसमें लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों का कोई रोल नहीं होता है। दूसरा सिक्योरिटी टेन्योर, इनका जितना दिन में रिटायर करना उतना दिन में रिटायर करेंगे, क्योंकि इस पे इसमें किसी का कमी नहीं किया सकता है, कोई भी इस पर कम नहीं कर सकता है। सर्विस कंडीशन सेम रहता है। इसका जो खर्च होता है वो कंसोलिडेटेड फंड पे होता है। जजेस का जो भी जजमेंट होता है वो पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं किया सकता है और एग्जीक्यूटिव चीज को अलग रखा जाता है। और अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मतलब अवमानना करता है अगर कोर्ट को, तो उसको सजा देने का भी एक वहाँ का यानी जुडिशरी का पूरी तरह से उसको अधिकार है। इस पर एक और है कि आफ्टर रिटायरमेंट जो है आप कहीं प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो ये सारी कुछ चीज़ें जो है वो बताती है कि हमारा जो इंडियन जुडिशरी सिस्टम कितना इंडिपेंडेंट है। अब हम लोग बात करते हैं इसकी ट्रांसपेरेंसी को लेकर सवाल उठाए जाते हैं। सो इंडियन जुडिशरी पे ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता को लेकर हमेशा सवाल उठाए गए हैं। सबसे पहला अगर देखें तो अगर इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है और इंडियन जुडिशरी सिस्टम है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपने आप को मानता है कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान और यहाँ के लोगों का जो मौलिक अधिकार है उसको रक्षा करने का पूरी तरह से जिम्मा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। इस कारण सुप्रीम कोर्ट अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्टर बोलता है। ऐसे कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्टर सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने आप को मानता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का, फंडामेंटल राइट का, लोगों का आखिरी उम्मीद के रूप में एक रहता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और डेमोक्रेसी को एक अच्छे ढंग से एक्सिक्यूट करने के लिए जुडिशियरी यानी सुप्रीम कोर्ट जो है उसका महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। अब ट्रांसपेरेंसी की बात हम लोग किससे करते हैं। 2009 में हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट जो है वो एक जजमेंट दिया था जिसे बताया था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है वो एक पब्लिक ऑफिस है और पब्लिक ऑफिस होने के कारण इसको राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, सूचना का अधिकार 2005
आरटीआई एक्ट जो 2005 है उसके दायरा में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी लाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट इस चीज को निरस्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ये ट्रांसपेरेंसी के अगेंस्ट में, मतलब ट्रांसपेरेंसी जो है, जो इंडिविजुअल जो फ्रीडम है उसके खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट इसको नहीं माने। अब इस सुप्रीम कोर्ट नहीं मानने की वजह से अब क्वेश्चन उठता है कि क्या सचमुच में हमारा जुडिशियल सिस्टम जो है वो ट्रांसपेरेंट है, उसमें क्या हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, कैसे पता चलेगा। उसको पता करने का एक ही तरीका है कि ट्रांसपेरेंसी लाए, लोगों में समझ में आए कि वहाँ का जजेज का अपॉइंटमेंट ट्रांसफर किस आधार पर होता है। क्वेश्चन कहाँ पर ट्रांसपेरेंसी को लेकर उठाया जा रहा है वो है, पहला है कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम जो है डिसाइड करता है, कॉलेजियम सिस्टम मतलब कुछ जो वकील और जजेज का एक ग्रुप होता है जो कि डिसाइड करता है किसको पोस्टिंग कहाँ हो, किसको प्रमोशन दिया जाए, किसको कौन पोस्ट पे दिया जाए और किसको ट्रांसफर किया जाए। तो ट्रांसफर, पोस्टिंग और अपॉइंटमेंट, ये तीनों जो है वो होता है कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा। अब कॉलेजियम सिस्टम में किसी भी लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव का मतलब इंटरफेरेंस नहीं होगा। मतलब कॉलेजियम सिस्टम इन लोग ही डिसाइड करेंगे कि पहला जो है इसी पे ट्रांसपेरेंसी उठ रहा है कि किस आधार पे आप डिसाइड कर रहे हो। दूसरा हो गया कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति जो कमीशन है, आयोग है, वो 2015 में लाया गया था। लेकिन उसमें चूंकि लेजिस्लेटिव का, उसमें चूंकि सांसद का भी उसमें जो लेजिस्लेटिव सिस्टम है उसको भी इसमें इन्वॉल्व था, एक्सिक्यूटिव का इन्वॉल्व था। तो इस वजह से एनजेएसी को रद्द कर दिया गया ये मान के कि वो इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी के जो संविधान का जो बेसिक फीचर्स है जिसमें बोला गया है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, उसको अवमानना कर रहा है, उसको वायलेशन कर रहा है। इस वजह से इसको जो है नल एंड वाइड कर दिया गया और एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को रद्द कर दिया गया। तो इस पर भी एक सवाल उठता है कि क्या एनजेएसी में ट्रांसपेरेंसी होता, अगर एनजेएसी के थ्रू अगर अपॉइंटमेंट होता तो उसमें ट्रांसपेरेंसी आता, लेकिन एनजेएसी को रद्द कर दिया, मतलब ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता पर फिर से सवाल उठ गए। तो पहला जो सवाल उठाया गया वो उठाया गया कॉलेजियम सिस्टम, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। दूसरा है एनजेएसी, इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तीसरा है जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, जुडिशरी अपने स्टाफ को भी खुद ही अपॉइंट करता है, तो जुडिशरी अपने मामले पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, तो ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता की कमी है इसमें भी। एक टर्म आता है अंकल सिंड्रोम। अंकल सिंड्रोम जिसको हम लोग दूसरी भाषा में कहते हैं नेपोटिज्म या भाई भतीजावाद। तो अगर कोई जुडिशरी कोई अच्छा पोस्ट पे है, उसी के रिलेटिव को आगे पोस्ट के लिए नॉमिनेट किया जाता है कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा। तो ये सिस्टम भी देखा गया, अंकल सिंड्रोम जो काफी ज्यादा जो है इंडियन जुडिशरी सिस्टम में देखा गया है। मतलब जो भी जजेज हुए उन्हीं के भतीजा, भाई, चाचा, मतलब उसी के रिलेटिव जो है आगे की ओर प्रमोट होते हैं। तो इस पे भी अंकल, इसी को अंकल सिंड्रोम कहा गया है। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी की कमी, पारदर्शिता की कमी, तो यहाँ भी पारदर्शिता को लेकर सवाल उठा रहा है। पांचवा पॉइंट देखें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का है पावर, मास्टर ऑफ द रोस्टर इसको कहा गया। मास्टर ऑफ द रोस्टर का मतलब हो गया कि अभी देखे होंगे कि जस्टिस चेलेमेश्वर को लेकर जो विवाद हुआ था, जो कि पब्लिक में अपना बयान रखे थे, उसका मुख्य कारण क्या था? जस्टिस चेलेमेश्वर चाहे बाकी जो जजेस था, उनका आरोप था कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अधिकार दिया गया मास्टर ऑफ द रोस्ट है। मास्टर ऑफ द रोस्ट का मतलब कि कोई स्पेशल केस है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो जजेज को सौंपेगा कि हाँ आप लोग जो है इस केस को हैंडल करो, आप इस केस को हैंडल करें। विवाद उसमें तब हुआ था जब आप किसी एक, मान लीजिए कि मेरे ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस चल रहा है और उसको सौंप दिया गया है जो कि मेरा फेवरेबल पर्सन है, जो कि मेरा फेवर लेता है, उसको सौंप दिया गया है मेरे को इन्वेस्टिगेशन करने के, मेरे बारे में फैसला सुनाने का। तो कहीं ना कहीं फैसला वो बायस्ड होगा, इसी को लेकर जो है वो पब्लिक में आए थे। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो मास्टर ऑफ द रोस्टर है उसमें भी कहीं ना कहीं जो है ट्रांसपेरेंसी की कमी है। और अभी चूंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में देखा जा रहा है कि कहीं गवर्नमेंट का भी इन्फ्लुएंस देखा जा रहा है, तो ये जो है और भी पारदर्शिता पे एक सवाल उठा रहा है। फिर है आरटीआई एक्ट 2005। आरटीआई एक्ट 2005 से अपने आप को अलग रखा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इससे भी कहा सकता है कि ये भी ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता जो है यहाँ पर भी सवाल उठता है। पारदर्शिता पे सवाल उठने का फिर 5 पॉइंट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। पहला कॉलेजियम सिस्टम, दूसरा है एनजेएससी को अब नल एंड वाइड कर दिया गया, दूसरा है जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, तीसरा और चौथा हो गया अंकल सिंड्रोम मतलब भाई भतीजावाद हो गया, और पांचवा हो गया रोस्ट, मास्टर ऑफ द रोस्टर, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिसाइड करेगा किसको कौन केस दिया जाएगा और उसके लिए कौन जजेज होंगे। और उसके अलावा छठा देखे तो आरटीआई एक्ट 2005। अभी जो है रिसेंटली चर्चा में आया 3-4 अप्रैल 2019 को एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, वो एक केस का सुनवाई किया और उसके बाद में इनका कहना था
कि जुडिशियली न्यायपालिका ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। तो इस प्रकार के भी चर्चा में था कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट का, वो एक केस का सुनवाई किया जिसमें कि दैट सेट टू ब्रिंग अबाउट अ रिवॉल्यूशन इन द रियल्म ऑफ जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी। जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी का लग रहा है कि न्यायपालिका का जो पारदर्शिता है उसको लाया जाए, तो उसको लेकर जजमेंट है। तो उसके बाद से फिर ये चर्चा में आ गया। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कुछ स्टेप्स भी लिया गया है, कुछ स्टेप्स बोला है कि मैं लिया हूँ और उससे ट्रांसपेरेंसी का बढ़ावा मिलेगा। सबसे पहला कि जो इसका वेबसाइट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उसी में एक टैब आता है जो है कि कॉलेजियम रिजोल्यूशन। कॉलेजियम रिजोल्यूशन जो है उसमें मेंशन किया जाएगा किसी भी व्यक्ति को क्यों पोस्टिंग किया गया, क्यों प्रमोट किया गया, क्यों ट्रांसफर किया गया, उसका एक प्रॉपर लॉजिक जो है इसके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वेबसाइट के जो कॉलेजियम रिजोल्यूशन है उस पर आपको मिल जाएगा। तो ये बोला जा रहा है कि ये जो लोगों का क्यों सेलेक्ट किया गया है उससे रिलेटेड जो है कारण को वहाँ पे दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे आपको क्लियर कट बताया जाएगा। इसमें प्रमोशन, अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर सारी चीज़ों को उस पर बताया जाएगा। तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टेप लिया गया। अब यहाँ पे वे फॉरवर्ड क्या है, वे फॉरवर्ड के में यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जुडिशरी जो है, जुडिशरी का काम है एक निष्पक्ष होकर अपना फैसला सुनाना, संविधान के जो अधिकार दिया गया है, मौलिक अधिकार जो लोगों को दिया गया है उसको रक्षा करना, संविधान के जो प्रोविजंस है उसके अनुसार यहाँ का डेमोक्रेटिक सिस्टम चले, यहाँ का सिस्टम चले, उसको ध्यान में रखना। इन सारी चीज़ों को पूरी तरह से उसको निर्णय लेने का अधिकार जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर अपना काम को निभाए। किस प्रकार जो है आप कंक्लूजन कर सकते हैं। तो हम लोग आज जो डिस्कस किए क्या क्या किए, सबसे पहले तो बात की कि हम लोग हमारा इंडियन जुडिशरी किस प्रकार इंडिपेंडेंट है, और उसके बाद में हम लोग बात किए कि ये जो हमारा जो ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता जुडिशरी में, वहाँ पे कहाँ पे सवाल उठाया जा रहा है। तो उसमें हम लोग 5-6 पॉइंट बात किए। रिसेंटली भी क्यों चर्चा में उस पर भी बात कर दिया। फिर इसको लेकर कुछ बाधाएं भी हैं, कुछ कॉन्स्टेंट्स भी हैं, तो उसके बारे में बात कर ली। अभी कॉलेजियम में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो स्टेप्स लिया है उसके बारे में बात कर ली, और फिर हम लोग वे फॉरवर्ड बात कर लिए। इतनी सारी चीज़ों पर बात कर ली है। तो ये कहा जा सकता है कि ये आपको जो है जीएस पेपर 2 का जो सेक्शन 1 है इंडियन पॉलिटी, उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय न्यायपालिका किस प्रकार स्वतंत्र है और इसकी पारदर्शिता पे किस प्रकार के सवाल उठाए जा रहे हैं, और आगे पारदर्शिता के लिए सुप्रीम कोर्ट या फिर आपकी नज़र में क्या इसमें सुधार किया जा सकता है। ये सारी चीज़ों को मिला के क्वेश्चन पूछा सकता है। तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि हमको पूरी होलिस्टिक व्यू एक रखना है, होलिस्टिक अप्रोच रखना है। देन ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय बाय। फिर हम लोग अगला टॉपिक पे मिलते हैं। ओके बाय बाय।